नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी सनी सारद और मनोज पांडे भी मौजूद हैं। बजट सत्र समाप्त हो गया। एक अच्छी बात ये रही कि इस बजट सत्र में जो है कई प्रश्न भी लिए गए, यानी कि हेमंत पार्ट 1 में जो दृश्य सदन के अंदर आमतौर पे दिख रहा था, हेमंत पार्ट 2 में कुछ बेहतर दिखाई पड़ा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण सदन नेता के तौर पर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब सत्र समाप्त हो गया है, कल से हमारा काम दिखेगा। अब इस एक लाइन पे भी बातचीत की जा सकती है, लेकिन चूंकि सवा घंटे के आसपास मुख्यमंत्री ने बोला है तो इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। और खास करके बीते दिन अनिल टाइगर की जिस तरीके से हत्या हुई, मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर भी उस पर अपनी बात रखी और आज के रांची बंद पर भी उन्होंने अपनी बात कही है। तो तमाम तरीके के सवाल हैं। मैया योजना पे फिर से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है और उन्होंने बताया है कि ये जो मौजूदा सरकार है हेमंत पार्ट 2 की, इसको स्टेट के लोग चला रहे हैं। कई तरीके के सवाल हैं और कई तरीके की मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बातें हैं। ये सब कुछ जो है आपको इस लाइव में सुनने समझने को मौका मिलेगा। लाइव थोड़ा लंबा हो सकता है, बने रहिए धैर्य के साथ। सबसे पहला सवाल सर आप ही के से है कि ओवरऑल इस पूरे बजट सत्र को कैसे आप देख पा रहे हैं, कैसा रहा? इस बार का जो बजट सत्र रहा उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये रही जो विधायकों के अधिकतर सवाल लिए जा सके, प्रश्नकाल चला। कभी कभी विपक्ष हंगामा किया, बेल में आया, लेकिन सत्र बहुत लंबा बाधित नहीं हुआ या असंसदीय व्यवहार या उस तरह का मतलब हंगामाबाजी, तोड़फोड़, टेबल पर चढ़ना, इस तरह की घटनाएं नहीं हुई इस बार। और शांतिपूर्ण ढंग से, लगभग शांति, मतलब पिछले कई सत्रों को अगर देखेंगे तो उसकी तुलना में इस बार का बजट सत्र शांतिपूर्ण रहा। विधायकों के सवाल आए, उस पर सरकार के जवाब आए, कई विधायकों की समस्याओं के निदान का सरकार ने आश्वासन दिया। ये इस बार की बड़ी खासियत रही। लेकिन आप जब यह बोल रहे हैं कि प्रश्नकाल लिया गया, लेकिन इस पूरे बजट सत्र में कई मौकों पे यह देखा गया कि मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा को तो छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष के ही जो विधायक हैं वो सरकार के जवाब से असंतुष्ट दिखाई पड़े। सरयू राय ने तो बाकायदा उस पर विशेषाधिकार ले आया स्वास्थ्य विभाग के मामले में, स्पीकर ने संज्ञान भी लिया। हाँ, ये घटनाएं हुई है, हम लोग उस पर बहुत विस्तार से चर्चा किए। जिस तरह से सुदीप कुमार सोनू और इरफान अंसारी भिड़ गए या प्रदीप यादव और फिर इरफान अंसारी के बीच में नोकझोंक हुई और मतलब चुटिला या कहिए जो मतलब तीखा व्यंग एक दूसरे ने किया एक दूसरे पर, तो इस तरह की घटनाएं हुई, उस पर हम लोग चर्चा किए थे। जो चूंकि विपक्ष चुप है तो सत्ता पक्ष ही एक दो दिनों तक विपक्ष की भूमिका में रहा और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सवाल जवाब से वो संतुष्ट न होकर वो सरकार पर हावी होने की कोशिश किया। आज महत्वपूर्ण क्या लगा तब, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी जो है सदन नेता यानी कि मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान बीजेपी के एमएलए मौजूद नहीं थे, सवा घंटे तक सीएम बोले। अगर मुख्यमंत्री की जो महत्वपूर्ण बातें हैं अगर वो आप बताना चाहें, हाइलाइट्स करना चाहें, तो आपको क्या लगा कि जो ये बातें सुननी चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री आज 4-5 विषयों पर बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। उसमें जो राज्य हित के जो मुद्दे हैं उसमें उन्होंने आज एक घोषणा की कि हम एयर एम्बुलेंस के बाद हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। इसके मैपिंग का काम जारी है। चूँकि यह प्रदेश पठारी क्षेत्र है, सड़क नहीं है, चार घर 5 घर का गांव है, तो कोई बीमार पड़ता है तो उसको लाने ले जाने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए हम हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। और तो एयर एम्बुलेंस से कितना अलग है, मतलब ये क्या होगा?
स्थिति तो अभी यह है कि सड़कें नहीं है, खटिया पे लाना पड़ता है। कई लोग खास करके महिलाएं, जो प्रसूति महिलाएं हैं, जान तक चली जा रही है। तो जहाँ पे सड़कें नहीं है वहां पे आप हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, तो वो कौन लोग इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या ये फ्री का व्यवस्था होगा, क्या होगा? ये पूरी तरह फ्री होगा। हाँ। मुख्यमंत्री ने कहा इस पर ये गरीबों को हम हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से जो लाएंगे वो बिल्कुल फ्री होगा। और जो अभी तक जो हम समझे, हालांकि आज उन्होंने इस योजना के विस्तार से जानकारी नहीं दी है, हाँ। लेकिन जो हम समझ रहे हैं, जो मान लीजिए 24 जिला है, तो 24 जिलों में हेलीकॉप्टर का एक कहीं ना कहीं एक हेलीपैड बना दिया जाएगा। मान लीजिए आप गुमला की बात करते हैं, तो गुमला मुख्यालय के आसपास कहीं एक हेलीपैड बना दिया जाएगा, और वहाँ किसी गांव में अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको किसी तरह मतलब क्या कह सकते हैं, बाहर से तक लाया जाएगा, वहाँ से लिफ्ट करके, और तत्काल बड़े हॉस्पिटलों में उन्होंने कहा है कि हम हेलीपैड का भी निर्माण कराने जा रहे हैं। और यह देश का पहला राज्य होगा जहाँ मतलब हेलीपैड का निर्माण हॉस्पिटलों में और हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की शुरुआत होगी। वो पहला राज्य होगा झारखंड में। तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वैसे परिस्थिति में जहाँ पे हॉस्पिटल में इलाज का सही प्रबंध नहीं है, क्या लगता है कि ये मतलब बहुत दूर का स्टेप उठाने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री? सबसे पहले हॉस्पिटल में ही, खास करके जो प्रमंडल स्तर का जो हॉस्पिटल है, जिला स्तर का जो हॉस्पिटल है, उसको मजबूत करने की कोशिश होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, लेकिन चूंकि आज मुख्यमंत्री की घोषणा ही है, इसलिए आज हम यह कह दें जो ये योजना लागू नहीं हो पाएगी या यह योजना फ्रूटफुल नहीं है या वायबल नहीं है, तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। फ्रूटफुल तो खैर विचार करने से ही लग रहा है कि बहुत फ्रूटफुल होगा अगर लागू हो जाए तो। हाँ, तो मतलब वही जो लागू नहीं हो पाएगी या इसमें बाधा आएगी या परेशानी होगी या इसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो आज हम ये नहीं बोलेंगे। अभी 6 महीना 1 साल देखते हैं मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और कुछ आपको लगता है कि हाईलाइट करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल 2-3 चीजें और उन्होंने आज गंभीर बातें कही है, जिसमें है जो उन्होंने कहा कि जो झारखंड की जो आत्मा है, भावना है, वो ओबीसी का जैसे हम आरक्षण बढ़ाने जा रहे हैं उसमें बसी है, सरना धर्म कोड में बसा है, फिर आपको स्थानीय नीति में बसा है, लेकिन इस पर केंद्र सरकार कुंडली मार के बैठा है। तो अब हम इन मुद्दों को लेकर अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जनता के बीच जाएंगे। गैर सरकारी संकल्प के जरिए आज डुमरी के जो एमएलए हैं जयराम महतो, उन्होंने भी इन तीनों में से एक, खास करके 1932 जो स्थानीयता का मुद्दा है, उस पर उन्होंने बोला भी कि सदन नेता जवाब दे दें। स्पीकर ने टोका और बोला कि भाई गैर सरकारी संकल्प पे सीएम का उत्तर नहीं होता है। बाद में मुझे लगता है कि सीएम का एक तरीके से जवाब ही है, हाँ, जिस मांग पे कि भाई आप जाके प्रधानमंत्री से मिलिए, एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के जाइए। हाँ, तो देखिए आज जो मुख्यमंत्री का जो बयान आया है उससे एक संकेत मिल रहा है, जो राज्य सरकार जो इसमें संवैधानिक प्रावधान है या जो तकनीकी पक्ष है इसका, उसमें सरकार के बूते में नहीं है जो वो सरना धर्म कोड लागू कर दे, ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दे या स्थानीय नीति लागू कर दे। तो मतलब मुख्यमंत्री ने जो कहा है उससे यह संकेत मिल रहा है स्थानीय नीति तो सरकार लागू कर सकती है, नियोजन को जो 100% रिजर्वेशन दिया गया उसको लागू करने में प्रॉब्लम है और उसको संसद से पास कराना होगा। नहीं, स्थानीय नीति का भी विषय कोर्ट में जा सकता है। अगर आप मान लीजिए 1932 के खतियान को आधार बना दें तो संभव है। जो 1932 तो अविभाजित बिहार का हिस्सा था, तो उस समय जो बिहार से आए लोग मान लीजिए यहाँ जो रह रहे हैं वो कोर्ट जा सकते हैं, जो हम तो उस समय मतलब बिहार के निवासी हैं। झारखंड अलग बना तो मेरा अधिकार आप कैसे समाप्त कर सकते हैं? मतलब जो नागरिक अधिकार का मसला है उसको लेकर के कोर्ट जाया जा सकता है, और पहले भी लोग गए हैं 1932 पहले भी कोर्ट जा चुका है। तो इन सब से हमको लग रहा है जो अब मुख्यमंत्री अब
केंद्र और राज्य सरकार के जो मतलब सरकार के माध्यम से नहीं, जनता के बीच जाकर अब इस पर मतलब अपना आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को बताएंगे जो हमको केंद्र नहीं दे रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, आरक्षण लागू नहीं करने बढ़ाने दे रहा है, तो हम अब आपके ही मतलब जनता को एकजुट करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आप सर जो संकेत दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने सदन नेता के तौर पे जो भाषण दिया सदन के अंदर, उसमें एक चीज तो स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि केंद्र से वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। दो चीजों का जिसको जिक्र उन्होंने किया, जिसका जिक्र नहीं भी करते तो भाषण कंप्लीट ही हो जाता, जिसमें वो एटीएम से पैसे निकासी पे जो टैक्स, जो पैसा सरकार भारत सरकार के पास आया है 8,500 करोड़, वो दरअसल इन बातों का जिक्र करके बता रहे हैं कि कैसे जो है आम जनता का शोषण जो है केंद्र सरकार कर रही है। कुंभ पे उन्होंने टिप्पणी की और बाकायदा कहा कि कुंभ जाने की उनकी इच्छा भी थी, लेकिन कैसे एक धार्मिक धर्म जो कि आस्था का विषय है और इसको पॉलिटिकलाइज जो है इकोनॉमिकली दृष्टिकोण से जो है उसको सामने पेश करने की कोशिश की गई। बहरहाल फिर से हम लोग लौटते हैं रांची पे, और कल की जो घटना है सनी, अनिल टाइगर जो नहीं रहे, गोली मारकर के हत्या कर दी गई। सदन में आज हंगामा भी हुआ, बाबूलाल मरांडी थाने तक गए जब बीजेपी के लोगों को गिरफ्तार हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात कही है, वो चिंता तो जाहिर कर रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं कि भाई ऐसे मामलों में आप जो रांची बंद बुला रहे हैं तो सारे दुकान तो आप ही के हैं, नुकसान तो उनका हो रहा है जो इन दुकानों में काम करने वाले खास करके दिहाड़ी मजदूर हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अनिल टाइगर की जो हत्या हुई उस पर दुख जताया और कहा कि यह बहुत दुखद घटना है और चिंतनीय भी है, लेकिन ये लोग जो है इसको अलग रंग दे गए, मतलब भारतीय जनता पार्टी या फिर विपक्ष को बिना नाम लिए उन्होंने कहा। और अगला लाइन उन्होंने कहा कि चूंकि ज़्यादातर दुकानदार तो इन्हीं के हैं, मतलब बीजेपी के हैं, इसलिए बंद जो है सफल हो गया और एक मैसेज देने की कोशिश की गई। तो मुख्यमंत्री कुल मिलाकर यही कहना चाह रहे थे कि घटना घटी और घटना घटने के बाद जो अनिल टाइगर के अंतिम संस्कार में मेरे 3 मंत्री भी गए, वहाँ मौजूद रहे। और आप देखिए कि सदन के अंदर बाहर या फिर वहाँ जाकर मंत्री हो या विधायक हो, उनका भी जो बयान है वो कहीं ना कहीं प्रशासन को कटघरे में जो है खड़ा करते हुए दिख रहा है। अभी मैं देख रहा था जो जहाँ पर घटना घटी है वो कांके विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। तो कांके के जो विधायक हैं सुरेश बैठा, वो कांग्रेस के हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशासनिक चूक की वजह से ये घटना घटी है। तो सवाल सिर्फ विपक्ष खड़ा नहीं कर रहा है, सवाल सिर्फ भाजपा, आजसू, जदयू या जेएलकेएम नहीं, बल्कि जो सहयोगी पार्टी है सरकार में कांग्रेस, वो भी सवाल खड़ा कर रही है। चूंकि आप समझिए कि ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया। मुझे जब आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं सनी, तो दर्शकों को यहाँ पे याद दिलाना होगा कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने तो आज सदन के अंदर ऐसी बात कह दी कि दिन भर वो ट्रोल होते रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि इतनी अच्छी कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था तो झारखंड में कभी थी ही नहीं। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जब बोल रहे थे और बता रहे थे, और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री की ओर इशारा किया और वो बोलने के लिए खड़ा हुए और उन्होंने भी कहा कि घटना दुखद है, लेकिन बोलते बोलते वो ये बोल गए कि बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है और इतनी अच्छी कानून व्यवस्था तो कभी थी ही नहीं, और यही वजह है कि वो ट्रोल हो रहे हैं। और उसके बाद फिर तो उनका कोई जवाब या बयान साहब को मालूम नहीं है कि मार्च महीने में रांची में 4 जगह गोली चल गई, और अभी जब हम लोग लाइव कर रहे हैं तो एक व्यक्ति, एक दुकानदार का ही जो है गला रेत करके शायद अभी मृत्यु हुई है कि नहीं, लेकिन एक घटना आई है, पता नहीं अब वो आपसी रंजिश है क्या है, उसका पूरा डिटेलिंग बाद में हम लोग बताएंगे। लेकिन देखिए कि सदन के अंदर अगर वित्त मंत्री खुद यह बोले कि भाई इतनी अच्छी कानून व्यवस्था तो कभी थी ही नहीं झारखंड में, तो प्रशासन के ऊपर जो विपक्ष का सवाल है या फिर उनके ही एक विधायक का सवाल है। और सोशल मीडिया पे तो कल मैं देख रहा था कि कांग्रेस के कई ऐसे जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं जो काफी एक्टिव रहते हैं, उन्होंने भी रांची बंद को लेकर के कई सारा पोस्ट किया। अब बिल्कुल देखिए, एक व्यक्तित्व भी होता है और मुझे लगता है कि यही वजह है कि अनिल टाइगर की जब हत्या हुई तो हर कोई उसमें शामिल हुआ। आप देखिए, और मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जदयू, ये तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, वो आंदोलन की, अब मुझे नहीं लगता कि चुनाव के वक्त भी ऐसा कोई आंदोलन हुआ हो जिससे सरकार को घेरा जा सके। जब विधानसभा में नमाज कक्ष बना था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश थे,
तब एक आंदोलन लगा था कि बहुत बड़ा हुआ है, लाठीचार्ज हुआ, कई बीजेपी के लोग घायल हुए थे, और उसके बाद उससे भी बड़ा ये एक कहा जा सकता है कि जन आंदोलन या फिर एक जो उबाल, जो गुस्सा लोगों के मन में दिखा, वो आज ही दिखा। न सिर्फ रांची बल्कि रांची के अलावा कई और जगह पर जो है बंद का व्यापक असर देखने को मिला। स्टेट में बंदी पूरे स्टेट में बंदी बुलाया, लेकिन जहां अधिक प्रभाव है वहां अधिक जो है ये देखने को मिला। तो एक मैसेज तो सरकार के कानों तक जरूर पहुंची है कि किस तरह से जो लगातार घटनाएं घट रही है, और उसके बाद अब धीरे धीरे ये उबाल ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इतना बोल कर निकल जाएं कि ये लोग जो है बीजेपी से जुड़े हुए हैं इसलिए दुकानें बंद रही, या फिर घटना को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ये हर एक व्यक्ति के मन में ये सवाल है कि आखिर लगातार ये घटनाएं क्यों घट रही है, और ये जो घटनाएं घट रही है ठीक है उसका उद्भेदन हो जा रहा है, लेकिन इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? क्या जो अपराधियों के मन में खौफ है वो खत्म हो गया है? अब देखिए कल भी जो घटना घटी, तुरंत रोहित वर्मा नाम का शख्स को जो है पकड़ा गया। बाबूलाल मरांडी जी सदन में भी बोल रहे थे कि ऐसा नहीं कि पुलिस पकड़ा, बल्कि ग्रामीण पकड़ के पुलिस को दिया। तो पुलिस कर क्या रही है? पुलिस पर उन्होंने कई आरोप भी लगाए, गंभीर आरोप, कि किस तरह से सिर्फ उगाही में जो है लगे रहते हैं, थाना तक बिक जाता है, और यही वजह है कि ऐसी घटनाएं घटती है। आज एक चीज जो देखने को मिला, खास करके बतौर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की जो आज भूमिका देखी गई, वो थाने तक पहुंच गए, और मतलब लगा कि हाँ कोई नेता प्रतिपक्ष है। मतलब बीजेपी के लोग जो ऑफ कैमरा जो यह बोलते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी में वो स्पार्क नहीं दिखता है, वो इस तरीके से वो जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं और कार्यकर्ताओं के लिए खड़े नहीं दिखाई पड़ते हैं। आज इस बंद के दौरान तो वैसा लगा, मैं देख रहा था कि फोन कॉल्स पे किसी पदाधिकारी से वो बात कर रहे हैं और बाकायदा बोल रहे हैं कि भाई लोकतंत्र में क्या विरोध प्रदर्शन का भी जो है अधिकार नहीं है, जब अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर लोग जा रहे हैं तो। बिल्कुल थाना पहुंचे, थाना पहुंचकर उन्होंने फोन भी लगाया और बाकायदा पूछा भी कि आखिर जो जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है वो क्या कर रहे थे। क्या वो हाथ जोड़कर कोई व्यक्ति ये भी नहीं कह सकता कि आप बंद रखें? ये तो मतलब लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका हनन है। तो थाना पहुंचना और वहां से फोन लगाकर फटकार लगाना, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनमें एक देखिए थोड़ा सा तो ये आया हिम्मत की जो उनके नेता हैं वो अब सड़क पर उतर रहे हैं, थाना जा रहे हैं, और रघुवर दास भी गए उनके पीछे। रघुवर दास जहाँ अंतिम संस्कार हो रहा था वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने मीडिया को बयान भी दिया। तमाम जो बड़े नेता हैं वो कांके के उस घर तक पहुंचे, शमशान घाट तक पहुंचे, और वहां पर उन्होंने दुख जताया, सरकार पर सवाल खड़े किए। बिल्कुल। अब देखिए कि अनिल टाइगर की छवि ऐसी थी, इतने व्यवहार कुशल थे कि पार्टियों का जो दीवार है वो टूट गया। ज्यादातर लोग जो है बात कर रहे हैं, अनिल टाइगर एक बहाना भी बने कि भाई पूरा जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कर क्या रहा है, आए दिन इस तरीके की हत्याएं क्यों हो रही है, गोलियां क्यों चल रही है, इतने बेलगाम क्यों हो गए हैं अपराधी। बहरहाल पांडे जी अब आपके पास आते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो एक लाइन कही है कि कल से मेरा काम दिखेगा, क्या इस पे मतलब आपको क्या लगता है? मतलब आप ये किया जा सकता है कि भाई हाँ कल से बहुत स्पीड में काम होगा? क्योंकि पहली कैबिनेट में भी उन्होंने कई सारी बातें कहीं बोला गया कि भाई जेएसएससी और जेपीएससी का कैलेंडर जारी हो जाएगा 1 जनवरी तक, वो तो नहीं हो पाया, जबकि मुख्यमंत्री अकेले उस कैबिनेट में थे। अधिकारियों का तो फर्ज बनता था कि भाई वो जब अकेले मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है, कैबिनेट से इसको ये किया है, तो अधिकारियों का काम बनता है तब से। अब जबकि सदन में सीएम फिर से बोल रहे हैं कि कल से मेरा काम देखिए, तो क्या कल से बाकी में काम दिखेगा? दरअसल उनका कहने का मतलब था कि बजट पास हो गया है, तो अब विभागों के पास पैसा होगा। सरकार पहले तो वो अपना उपलब्धि गिनाए कि पिछले 5 सालों में हमने जो किया, मैया योजना, वो साधारण बात नहीं है कि सिर्फ हम पैसा दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे सर ने कहा हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, हर बड़े जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ हेलीपैड बनेगा, ताकि हाँ जो भी बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ बनेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई वाल्मीकि योजना की हम शुरुआत करने जा रहे हैं स्टाइपेंड शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि आज जो कहते हैं वो कि डिग्री लेके खोजने से यूनिवर्सल पेंशन जो दिया वृद्धा नहीं मिलता है, 1200 किलोमीटर का लक्ष्य रखे हैं। इन सब के अलावा उन्होंने ये दिखाया कि इस इतने संघर्ष के बावजूद क्योंकि जिसके पास पैसा जा रहा है कर रहे हैं,
वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ तोड़ रहा है लोगों को, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे, कहीं कुछ के नाम पे। हाल तो ऐसा हो गया कि दो राज्य भी ऐसे लड़े जैसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई है। तो उसी में उन्होंने उदाहरण के तौर पे रखा कि भाई आरबीआई का एक छोटा सा नियम 6 रुपया के जगह 7 रुपया, 8 रुपया के जगह 9 रुपया करने से वो पुराने में 8,000 करोड़ रुपया लेकर आए, और हमारे पास रेवेन्यू का कमी है फिर भी हम 1,300 करोड़ रुपया दे रहे हैं। तो कितना भेदभाव तरीके से किया जा रहा है। हमारा पैसा मनरेगा का बाकी रहता है फिर भी कुछ नहीं होता है। उसके अलावा जो उन्होंने कहा कि भाई एमएसएमई मतलब जो आप व्यापार के लिए करते हैं छोटे, उसके लिए निदेशालय डायरेक्टोरेट का गठन होगा। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि देखिए हम ऐसा नहीं है कि सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार संवेदनशील है। इसी वजह से हत्या होने के बाद हमारे सरकार के 3-3 मंत्री गए वहां पे, कई विधायक गए, लेकिन इसको हर चीज को बीजेपी रंग देने की कला में है और इसको इन लोगों ने अलग तरीके से रंग दे दिया। तो इसके अलावा जो झारखंड के अहम मुद्दे हैं जो बहुत ज़्यादा, तो आज उन्होंने कहा है, सरकार ने कहा है कि हम 90 दिन के अंदर आपका विस्थापन आयोग का गठन करेंगे, और ये विस्थापन का मुद्दा कई दशकों से है झारखंड का मुद्दा, और पहली बार होगा विस्थापन आयोग का। तो ऐसे वो अपनी बता रहे थे कि हम काम करना चाह रहे हैं, और इन सब के बावजूद बीजेपी क्या कर रही है, झंझट क्रिएट कर रही है। फिर उन्होंने कहा चुनाव में भी सब स्टार प्रचारक आते हैं, इन लोगों का आदिवासियों का चिंता नहीं है। हमने हेमंता बिश्व शर्मा को पत्र भी लिखा था कि भाई वहाँ के ट्राइब्स को आप क्यों नहीं दे रहे हैं एसटी का दर्जा, तो उन्होंने भी गोलमोल जवाब दे दिया। वहाँ बाढ़ में डूब रहा था फिर भी प्रचार। इनको दिक्कत है कि हेमंत सोरेन सीएम है, तो उनको जितनी बातें रखनी थी, हालांकि उस समय विपक्ष नहीं था, तो वो उन्होंने अपनी सारी बातें रखी एक एक करके कि कैसे हम एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं या कैसे काम के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। तो उनका ये कहना था चूंकि बजट ही माना जाता है कि इनिशियल पैसा सरकार की योजना सब आ जाएगी तो कल से आपको काम दिखेगा, तो उसी चीज का मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे थे। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो उन्होंने कहा कि सरकार रहे मेरी या ना रहे, परिसीमन पे हम फैसला लेंगे। ये एक बहुत कड़ा संदेश था। उन्होंने गुरुजी का कहा कि पिछले बार गुरुजी की अगुवाई में परिसीमन को झारखंड में रोका गया। और फैसला क्या लेंगे, मतलब कुछ भी, अगर हमारा हित खराब होगा तो सरकार रहे ना रहे, ये कोई आदिवासी सीट अगर कम होगी तो उन्होंने परिसीमन पर यह कहा कि इसके पीछे भाजपा की सरकार जो है केंद्र में, उसका हिडन एजेंडा है, और वो हिडन एजेंडा यह है कि एसटी और एससी की सीट को कम करना। और पिछली बार गुरुजी के नेतृत्व में उनके इस प्रयास को हम लोगों ने रोका था, और इस बार हम किसी भी कीमत पर यह नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे, और मेरी सरकार रहे, हम सरकार में रहें न रहें, लेकिन हम इसको आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, इसको परिसीमन वाले पे फिर से हम लोग आएंगे, लौटेंगे। आखिरी में एक बात मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ पांडे जी कि ठीक है कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और उन्होंने कहा कि कल से काम दिखेगा, मुख्यमंत्री के मंशा पे कोई सवाल नहीं है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या कल मुख्यमंत्री हनक के साथ अपने अधिकारियों से काम लेंगे या फिर कोई बयान दे करके और फिर उसको भूल जाएंगे, और उनके अधिकारी तो भूल ही जा रहे हैं। अब तक तो यही व्यवस्था है ना, पिछले 5 साल में देख लीजिए, चाहे वो नियुक्ति वर्ष की घोषणा हो या फिर कोई और बात हो या फिर अब कैलेंडर जारी करने की बात हो या फिर कुछ भी हो। मान लिया कि मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री जब बोल रहे हैं तो वो अच्छी बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई कल से काम दिखेगा। काम करने वाला जो लोग है वो सुस्त हो जा रहा है, काम ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या अब जो है उसको तरीके से वो देखेंगे, कामकाज का मॉनिटरिंग होगा? मतलब आपको लग रहा है कि ऐसे होगा? इसका सही जवाब तो समय देगा। अगर हम देंगे तो मेरा जम्सन हो सकता है, किसी और का हिस्ट्री का उठा के कह सकता है कि ये इतिहास रहा है घोषणाओं के बाद, तो भविष्य ऐसा हो सकता है, तो वो सब जम्सन होगा। लोग तो समय ही बताएगा। अगर मुख्यमंत्री इस बात को दमखम के साथ बोल रहे हैं कि अब मेरा काम देखेगा, और तो समय पे ही छोड़ा जाए, क्योंकि अगर आप इतिहास से जोड़िएगा तो नियुक्ति वर्ष से शुरू कीजिएगा उनका काम। फिर आपने पहला जिक्र कर दिया कि पहले कैबिनेट में कैलेंडर वाली बात कही थी, तो इतिहास बता रहा है कि मुख्यमंत्री की जो बातें हैं, घोषणाएं हैं, उसको धरातल पर अधिकारी कहें या जो कर्मचारी कहें
लाने में गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि मान लीजिए कि सरकार या मुख्यमंत्री के पूर्व की घोषणाएं 100% और तुरंत जमीन पर नहीं दिखी तो आगे भी नहीं दिखेगा, ये भी कहना उचित नहीं होगा। एक चीज जो मैं सर के पास लौटना चाहूंगा और आप सबसे भी उसी सवाल का जवाब लूंगा कि सर एक चीज तो स्पष्ट है, जो कार्यशैली है हेमंत पार्ट 1 की कह लें या फिर अब जो पार्ट 2 चल रहा है, कि ये जो पब्लिक ओरिएंटेड जो है और खास करके जो सीधा जो बेनिफिट्स जो लोगों को, खास करके ग्रामीण इलाकों के लोग जो एक तरीके से माने भी जाते हैं कि भाई वो इंडिया अलायंस के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, चूंकि ये लोग राजनीति कर रहे हैं तो पॉलिटिशियन है तो जाहिर सी बात है कि उस तरीके से निर्णय ले रहे हैं। तो क्या हेमंत सोरेन ये समझ गए हैं कि असल जो पॉइंट्स है वो आम लोगों को जो गांव में हैं, दूर दराज खेत में हैं या फिर जो ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको मजबूत किया जाए, बाकी को जो हल्ला करना है करने दो। बिल्कुल यही उनकी रणनीति है और इसी रणनीति पर चलकर मैया योजना को लागू करके वो सत्ता में भी लौटे। और आज भी अपने भाषण में उन्होंने बार बार दोहराया जो हम न सिर्फ सत्ता में लौटे बल्कि और ज्यादा मजबूत होकर लौटे। तो ये उनको जो ग्रामीण वोटर हैं, जो ST SC गरीब दबे कुचले अल्पसंख्यक की बात करते हैं, जिनकी जीवन जो है सरकारी योजनाओं पर निर्भरता ज्यादा है, तो वो अपने भाषण में भी अपने बयानों में भी उन्हीं की बात करते हैं। कहाँ वो किसी मध्यम वर्ग की बात करते हैं, सरकारी नौकरियों में रहने वाले लोगों की बात करते हैं। उनकी तो बातें सबसे ज्यादा हुई। अगर इस दृष्टिकोण से देखिएगा तो ओल्ड पेंशन स्कीम आया, उनकी छुट्टियों को भी बढ़ाया गया है शायद पुलिसकर्मियों की, या फिर बहुत सारे जो दूसरा उदाहरण अगर देखेंगे तो अमूमन मतलब उनको केंद्र में रखकर जो बातें वो तो ग्रामीण इलाकों के लोगों की ही बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, दबे पिछड़े अल्पसंख्यक ST SC, चूंकि जानते हैं जो ये मेरा वोटर है, कोर वोटर है, मतलब पॉलिटिकली वो सही जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही जा रहा है और पॉलिटिशियन यही करेगा भी। अगर हम भी पॉलिटिक्स करेंगे तो जो हमको वोट देगा उसी के लिए काम करेंगे। सब लोग वही कर रहे हैं। यहाँ आप हेमंत सोरेन की आलोचना कर रहे हैं और दिल्ली, मध्य प्रदेश और मुंबई में आप वही चीज कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। आप यही झारखंड में भी आप पैसा देने की बात बोल रहे थे। 2100 रुपया तो गोगो दीदी योजना से बोला गया था। वो भी 2100 भाजपा भी बोली थी जो हम 2100 रुपया प्रति माह देंगे। और एक चीज जो मुख्यमंत्री ने कहा है, हमको लगता है ये इससे कहीं उनको बल मिल रहा है। वो एक लाइन दोहराए हैं जो हम मतलब आर्थिक मैनेजमेंट के पर भी बहुत बेहतर काम किया है। और उन्होंने आंकड़े में गिनाया कि 2019-20 में हम 25,000 करोड़ रुपए राजस्व वसूली किए थे और 2023-24 में वह बढ़कर 42,000 करोड़ हुआ। और इस वित्तीय वर्ष में हमको उम्मीद है कि हम 60,000 करोड़ रुपए तक राजस्व की वसूली कर लेंगे। तो उनको लग रहा है कि 13,000 करोड़ रुपया जो पर एनम मैया सम्मान योजना पर खर्च करेंगे तो अगर 42 से 60 हो गया, मतलब 18,000 करोड़ की अगर राशि बढ़ जाती है राजस्व की, तो हमको लगता है उनको इससे उनका विश्वास और मजबूत हुआ है जो हम इस तरह की योजना को, मुख्यमंत्री की अगर माने तो 5,000 करोड़ तो बच ही जाएगा अगर राजस्व प्राप्ति के आंकड़ों को देखा जाए। नहीं बचना नहीं बोले, लेकिन मतलब मतलब उनका जो मतलब चेस्ट है गवर्नमेंट का, वो मतलब हिलेगा नहीं, वो खाली नहीं होगा। ये उनको तो ये बहुत बड़ी बात है जो 13,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी अगर सरकार के सेहत पर, आर्थिक सेहत पर कोई असर न पड़े तो उनको तो बल मिलेगा। और ये उनके बयान में भी दिख रहा था। और मैंने बाकायदा इंट्रो में कहा भी सनी कि वो मैया योजना को लेकर के फिर से अपनी प्रतिबद्धता जो है सदन के अंदर उन्होंने दोहराई। जब वो यह बोल रहे हैं कि भाई 13,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा और इसके लिए हम तैयार हैं। और एक चीज जो उन्होंने जिक्र किया कि इसी राज्य में पहले लोग भूख से भी मरे थे। यानी कि हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि उनकी जो प्राथमिकता है कि भाई भूख से तो किसी को नहीं मरने देंगे और इसीलिए वो काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए भूख से मौत सिमडेगा में याद होगा आपको जो हुई थी, और उसको लेकर ही जो भात बोलते नेता प्रतिपक्ष थे उस समय हेमंत सोरेन, वो उसको चुनावी मुद्दा भी बनाए थे। और वो अभी भी सदन में देखिएगा कई बार
बोलते बोलते, चाहे हेमंत सोरेन बोले चाहे उनके मंत्री विधायक बोले, तो उस बात का जिक्र होता है। तो अब वो बोल रहे हैं, अब यही बोलते बोलते उन्होंने ये भी कहा कि अभी एक समय ऐसा भी था कि पेंशन के लिए जो है सालों तक इंतजार करना पड़ता था, लाइन खत्म नहीं होती थी, लेकिन आज खोजने से भी नहीं लोग मिलेंगे कि जिन्हें पेंशन चाहिए। लेकिन अभी हकीकत, मुख्यमंत्री भले ही ये बोले, लेकिन हकीकत ये है कि कई महीनों से पेंशन भी नहीं मिला है लोगों को, भले ही पेंशन कार्ड बन गया हो, सर्वजन पेंशन के तहत जो पैसा मिलता है, वृद्धा पेंशन और ये तमाम चीजें, तो उसमें भी अब तर्क है कि जो सेंट्रल से पैसा आता है वो पैसा नहीं आया है, इसलिए शायद पैसे नहीं जा रहे हैं। तो आप देखिए कि हर एक बात का एक अलग भी मायने भी निकलता है। तो सदन में कई बातें कही है मुख्यमंत्री ने, मुझे लगता है कि मैया पर ज़्यादा फोकस था। उन्होंने कहा कि ये जो अभी पैसे हम दे रहे हैं, इसका असर आने वाले वक्त में जो है ज़्यादा दिखेगा कि किस तरह से ये समाज में जो है बदलाव ला रहा है और आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है लोग। ये आखिरी सवाल आप ही से है बाबा, और वो सवाल ये है कि जैसा कि सनी भी बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री ने उस बात को दोहराया भी कि ये जो स्टेट है अब अपने से चल रहा है, मतलब ये मैया योजना या फिर सर्वजन पेंशन को लेकर के भी त्रुटियों को हटा दिया जाए, मुख्यमंत्री के दावे पे ही अगर अभी बात कर लें तो वो यह बोल रहे हैं कि हम भाई पैसा हर हाथ में पहुंचा रहे हैं, और उसका असर ये हो रहा है कि इकोनॉमिकली दृष्टिकोण से जो है आप देखिए कि खुद से जो है फ्लो हो रहा है ग्रामीण इलाकों में। तो वाकई में आप भी यह महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, गांव में पैसा जाएगा अगर हर किसी के हाथ में जाएगा तो यही है कि गांव में या इंडिविजुअल के पास पैसा जाएगा तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री के सारे बान लीगली राइट नहीं होते, पॉलिटिकली राइट होते हैं। इसी सदन में सरकार ने कहा था भूख से एक भी मौत नहीं हुई, वो सरकार का जवाब, सरकार में आते हैं। हाँ, तो ऐसी कई बातें चीज तो होती हैं। लेकिन ठीक है, ये बात तो सही है कि गांव में जितना पैसा जाएगा, गांव का कंडीशन बदलेगा, लोगों की सोच बदलेगी। उम्मीद, अब 2500 जिस मैया के पास आ रहा है, वो मैया क्या सोच रही होगी, एक अकाउंट खुलवा लेते हैं, चाहे मेरा पहले अकाउंट 500 रुपया इसमें से बचा लेते हैं हर महीना, 2000 खर्चा करेंगे। मान लीजिए जिसका बच्चा है वो तो करेगा, जो मान लीजिए कि अभी पढ़ रही है तो वो किसी और चीज के लिए, तो जब सेविंग आएगा तो आज उन्होंने कहा ना कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट स्थिति में है, और ये लोग कुंभ को बता रहे हैं कि ये एक तरीका है अर्थव्यवस्था को क्रिएट किया गया। तो बोले कौन सा हुआ? हमको भी जाने का मन था, वहां का व्यवस्था देख के हम नहीं जा पाए, डर गए। नहीं, व्यवस्था देख करके नहीं, ये जो माहौल बनाया गया नहीं, उन्होंने व्यवस्था देख के कहा कि व्यवस्था देख कर नहीं गए। अध्यक्ष महोदय आप तो गए ही थे। तो उन्होंने कहा कि ये कैसा नरेशन क्रिएट किया जा रहा है, मतलब जमीन आप देखेंगे तो कहीं जड़ है ही नहीं, और ऊपर में हवा ऐसा बांधा जा रहा है बीजेपी के तरफ से कि हर तरफ सुगम, हर चीज अच्छा दिख रहा है, जबकि हम लोग जमीन को मजबूत करने जा रहे हैं। जब गांव मजबूत होगा तो जमीन मजबूत होगा, लोगों की सोच में अंतर आएगा। और बोले इसका असर 1.5 साल बाद दिखेगा। 1.5 साल क्यों? क्योंकि हर किसी के अकाउंट में सेविंग होगा, या हर किसी के पास जो आवश्यकता की चीजें हैं पूर्ति वो कर पाएगा। तो ये चीज आपका दिखेगा। मान लीजिए एक आदमी अपने इलाज पे ही अगर 2000 का ये कर रहा है तो वो स्टेट का प्रॉपर्टी होता है बॉडी, इसीलिए आत्महत्या का किसी को अलाउड नहीं होता। तो स्टेट का प्रॉपर्टी बढ़ेगा, मतलब अब जो आयु यहाँ मरने वालों की 55 या 60-65 मान लेते हैं, तो उसी को आधार बना के पेंशन का भी डेट ये उम्र कम किया गया था कि भाई सशक्त, तो वो अब जो बुजुर्ग होंगे वो सचमुच 70 साल में बुजुर्ग होंगे, मतलब 70 साल तक ये रहेगा। तो उन्होंने कहा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है या इसका इम्पैक्ट देखना है तो 1.5 साल का इंतजार करना चाहिए। निश्चित तौर पे गांव में जितने पैसे जाएंगे या किसी भी देश में किसी भी राज्य में, उतना ही सशक्त होगा इकोनॉमी और उतने ही लोग वहां के खुश रहेंगे। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ग्राफ बढ़ेगा। सर कुछ महत्वपूर्ण और आपको लगता है जिस पे हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं? आज उन्होंने भाजपा को भी चुनौती दे दी है। वो उन्होंने कहा कि 25 साल का झारखंड हो गया है जी, और अगले हम 25 साल के कार्य योजना बनाकर हम काम करेंगे। मतलब ये अमित शाह स्टाइल में अब मतलब जा रहे हैं। तो इसका संदेश यही है कि भाजपा अब तुम्हारे लिए 25 साल झारखंड में सत्ता का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज तो सड़क पर ताकत पूरी तरह से दिखा है। नहीं, पर उन्होंने एक बात जो कहा ना कि मैया योजना के बारे में यहाँ बोलते हैं, मेरा कॉपी भी किए दिल्ली में पर दे नहीं रहे। तो भाजपा जो बोलती है वो करती है, इस बात की गारंटी नहीं है, पर हम जो बोलेंगे वो करेंगे।
सड़क की ताकत को तो सीएम हेमंत ने यह बोल करके खारिज ही कर दिया है कि सारे दुकानदार तो इनके ही हैं, मतलब बीजेपी के ही हैं। शाम तक दुकानदार की हत्या हो गई। बिल्कुल। तो पांडे जी के उस लाइन पे इस लाइव को समाप्त करते हैं कि मुख्यमंत्री जरूरी नहीं है कि लीगली राइट हो। लीगली मतलब कि वो जो दावा कर रहे हैं उसका असेसमेंट हो सकता है और वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली राइट जरूर हो रहे हैं। और यही वजह है कि जब वो सदन के अंदर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब इस बार हम लोग लौटे तो काफी मजबूत होकर के लौटे, जो कि दर्शाता है कि वो पॉलिटिकली राइट हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। सर बिल्कुल। तो चलिए, अब तक आप इस लाइव में बने रहे, आपका बेहद ही शुक्रिया।